All right, kids, welcome back to the online session. Let's recap the yesterday's class. Last class को हम recap करते हैं. हमने अपनी कल की क्लास में बिजनेस इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नीड्स वांट्स स्कैर्सिटी को थॉरोली अंडरस्टैंड किया था कि सर नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती हैं, फिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टेज को अंडरस्टैंड किया था, स्कैर्सिटी, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ा था. चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. हमने इनको बहुत डिटेल में चारों को अंडरस्टैंड किया था. उसके बाद हमने देखा था कि स्कैर्सिटी क्या होती है, चॉइसेस क्यों करनी पड़ती हैं, और जब चॉइसेस करते हैं तो एक चीज सामने आती है जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो सर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, हमने सारी चीजों को कल थॉरोली बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ड्राइव किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ड्राइव किया था कि मुझे और आपको सिर्फ एज अ कंज्यूमर ही नहीं बल्कि एज अ फैमिली हाउस होल्ड या फिर बिजनेस एज अ बिजनेस, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, दुनिया के तमाम लोगों को शॉर्टेज फेस होती है, स्कैर्सिटी फेस होती है, जिसकी वजह से उन्हें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सामने आती है. तो सवाल यह था कि सर जब रिसोर्सेज इतनी स्कैर्स हैं तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए. जब मुझे यहाँ पद क्लास में बैठ के पता है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो दुनिया में सबको पता होगा कि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, शॉर्टेज है. राइट तो सर उसको यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से, तमीज से. तो उसका सबसे बेटर जो मेन प्रोडक्शन मेथड है, जो आज के दौर में यूज किया जाता है, जो एफिशिएंट भी है, वेस्टेज नहीं है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर वो था स्पेशलाइजेशन. हमारी हमारी लास्ट क्लास का लास्ट पार्ट था स्पेशलाइजेशन, जहां हमने ये पढ़ा था के स्पेशलाइजेशन में एक इंसान या बिजनेस उसी चीज पे फोकस करता है जिसमें वो सबसे अच्छा है. The person, the business concentrates on what they are best at. This is called specialization. और आज के दौर में स्पेशलाइजेशन क्यों पॉसिबल हो गई है, हमने ये पढ़ा था क्योंकि आज के दौर में एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉस्ट रिड्यूस करने का प्रेशर बहुत है, और दूसरा आज के दौर में स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स और मशीनरीज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हुई. तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज हम स्पेशलाइजेशन से ही कंटिन्यू करेंगे. हमारे आज की क्लास का पहला पार्ट है और वो है डिवीजन ऑफ लेबर. क्योंकि रिसोर्सेस की शॉर्टेज है, रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी है, रिसोर्सेस जाया नहीं कर सकते, वेस्टेज पॉसिबल नहीं है, तो रिसोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उनका यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके. उसके लिए एक मेथड है डिवीजन ऑफ लेबर. सर डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, गौर से देखिएगा. वेयर द होल प्रोडक्शन प्रोसेस is divided into several different tasks. क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर, जहां एक पूरे प्रोसेस को, काम के प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे 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 टास्क्स में. और एंड ईच स्पेशलाइज्ड लेबर परफॉर्म्स वन इंडिविजुअल टास्क. दिस इवेंचुअली लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अब होता यह है कि एक पूरी एक्टिविटी, एक पूरा टास्क है, एक पूरा प्रोसेस है, तो उसे डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे डिफरेंट टास्क्स में, जहां हर एक लेबर या लेबर की टीम, जरूरी नहीं है कि एक ही लेबर एक टास्क करे, नहीं नहीं, एक लेबर या चंद लेबर्स की एक टीम एक टास्क परफॉर्म करती है. तो होता क्या है, वो लेबर या वो टीम वो रिपीटेडली एक ही टास्क बार बार करके, जब वो एक ही टास्क रिपीटेडली कर रहे होंगे तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे अपने काम में. अब मैं आपको यहां एक मिसाल देता हूं, बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूं. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है,
गाड़ियां बनाने की, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो जहां गाड़ियां बनती हैं। अब गाड़ी एज अ फिनिश प्रोडक्ट एक गाड़ी बन के निकल रही है, लेकिन उस गाड़ी बनाने के पीछे पूरा एक प्रोसेस है। तो होता यह है कि अब गाड़ी बनाने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गाड़ी बनाने के लिए दो बड़े ऑप्शंस अवेलेबल हैं दुनिया के हर बिजनेस के पास। पहला ऑप्शन कि एक लेबर को बुलाया या लेबर की एक टीम को जमा किया और कहा, आप लोग एक ही गाड़ी पे काम करोगे, आप लोग एक मिलके एक गाड़ी बनाओगे। या एक लेबर को बुलाया और बोला, भाई देखो आप लेबर हो, हमने आपको हायर किया है, अब पूरी गाड़ी, अब आप एक गाड़ी आप पूरी बनाओगे खुद से कंप्लीट। ये एक तरीका है, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि तमाम लेबर्स को जमा किया, उनमें से लेबर्स को डिवाइड किया, एक टीम से कहा, अंडरस्टैंड करना, एक टीम से कहा, देखिए भाई आप जो है वो गाड़ी के लिए स्टील कटिंग करेंगे, आपका काम सिर्फ स्टील कटिंग है। जितनी गाड़ियां बननी है आपने उन सबके स्टील काटने हैं। दूसरी टीम को बुलाया, बोला इधर आओ, तुम लोग सारे मिलके गाड़ियों के टायर देखोगे, सिर्फ टायरों की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ टायर देखने हैं। तीसरी टीम को बुलाया, आपने इंटीरियर देखना है। चौथी टीम को बुलाया, आपने इंजन देखना है। पांचवी टीम को बुलाया, आपने वायरिंग करनी है। इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब एक इसका मतलब एक गाड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से, डिवीजन से, प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट से गुजरती हुई जाएगी। और वहां हर एक प्रोसेस के पार्ट में, हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पेशलिस्ट टीम बैठी हुई है, जो वो या तो वो काम करने के ही स्पेशलिस्ट होंगे, माहिर होंगे उस काम के, या वो कर करके रिपीटेडली वो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब बाजाहिर अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब आप सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर कि सर इन दोनों में से प्रैक्टिकल तो ये दूसरा वाला ही समझ आ रहा है, तो 100% दूसरा वाला प्रैक्टिकल है, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर के जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फायदे, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर के अगर हम फायदे की बात करें, एडवांटेजेस, तो पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और आउटपुट भी इंक्रीज होता है। देखें जरा, इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और आउटपुट भी इंक्रीज होता है। एफिशिएंसी क्यों, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बंदा जब रिपीटेडली एक ही काम कर रहा है बार बार, तो वो उसमें चैंपियन हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जब वो उसमें चैंपियन हो जाएगा तो वो वेस्टेज नहीं होगा, उसका उसका मटेरियल वेस्टेज नहीं हो रहा होगा, टाइम वेस्टेज नहीं हो रहा होगा, एनर्जी वेस्टेज नहीं हो रही होगी, तो उसका आउटपुट अच्छा होगा, उसका आउटपुट ज्यादा होगा, उसका आउटपुट अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ओवरऑल इसकी वजह से कॉस्ट भी कम होती है और टाइम भी कम लगता है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कॉस्ट भी डिक्रीज होती है और टाइम भी कम लगता है। लेकिन जहां डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे हैं, वहीं डिवीजन ऑफ लेबर के चंद नुकसानात भी हैं। जहां डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे हैं, वहीं डिवीजन ऑफ लेबर के चंद नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान क्या है सर, मोनोटोनस वर्क कैन बिकम बोरिंग। अब एक एक इंसान है, उसे पता है कि उसे रोज गाड़ी का पेंट करना है, उसे रोज डेली गाड़ी पर पेंट करना है। वो आज उठा, आज फैक्ट्री गया, गाड़ी का पेंट किया, वापस आया, कल फिर उठा, फिर फैक्ट्री पहुंचा, फिर पेंट किया, अगले महीने फिर उठा, फिर फैक्ट्री गया, फिर पेंट करने पहुंचा है। तो एक टाइम आएगा, पॉसिबिलिटी है कि उसके काम में उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। monotonous work can become boring and this is very very common। और आज की जो जेन जी है, हमें आज की जो जेन जी है स्पेशली, उनका तो बुरा हाल है, इस चीज को लेके फोकस ही नहीं है, तो वो एक जगह रुक ही नहीं सकते।
तो मोनोटोनस वर्क की तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक हो गया। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है डिवीजन ऑफ लेबर का, एब्सेंस ऑफ वन वर्कर कैन ब्रिंग प्रोडक्शन टू हॉल्ट। कि एक वर्कर भी अगर छुट्टी कर गया, एक वर्कर भी अगर काम की जगह पे मौजूद नहीं है, तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा सर। एक वर्कर की छुट्टी से पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। दिस इज द दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये फायदे थे डिवीजन ऑफ लेबर के, ये नुकसान है डिवीजन ऑफ लेबर के। मुझे बताएं गाइस, क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। ओके शायान, ओके मरियम, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो डिवीजन ऑफ लेबर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया, देखो कंटिन्यूएशन में हमारा पार्ट था कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है। तो सर अगर शॉर्टेज हो रही है तो कैसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, जिसके लिए स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि सर व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी होती क्या है और बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, ये देखें जरा। बिजनेस एक्टिविटी, पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं वो या तो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दो ही टाइप के बिजनेसेस होते हैं। आइदर गुड्स बिजनेस होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, और दूसरे होते हैं सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, दुनिया भर में दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, या तो गुड्स देने वाले बिजनेस या सर्विस देने वाले बिजनेस। याद रखिएगा, दुनिया का हर बिजनेस सबसे पहले कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। दुनिया का हर बिजनेस सबसे पहले कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करता है। जब एक दफा वो कंज्यूमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर वो रिसोर्सेस परचेज करता है। क्या परचेज करता है सर? वो रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो अरेंज करता है एंटरप्रेन्योर, और उसकी मदद से वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। वो या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई कर सके। वो जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स थी, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उसके लिए गुड एंड सर्विस बनाते हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। आसान आसान अल्फाजों में, बिल्कुल आसान अल्फाजों में, दुनिया के कंज्यूमर्स, दुनिया भर के कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स हैं, राइट? दुनिया भर के कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स हैं, और दुनिया भर के बिजनेसेस, ये देखें जरा, ये देखें जरा, आप लोगों के सामने ही आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ओके, ओवर हियर, दुनिया भर के बिजनेसेस ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि इवेंचुअली वो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को। ये काम है बिजनेस एक्टिविटी का। अब एक बड़ा सवाल आ जाता है, यहां पर एक बड़ा सवाल आ जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंकफुली ये आपके सिलेबस में 2021 में इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बिजनेस। इमेजिन
अ वर्ल्ड विदाउट बिजनेस। अच्छा मरियम और शायान, मुझे जरा ये बताइएगा, क्या दुनिया के शुरू से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते होंगे? क्या दुनिया के शुरू से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते होंगे? मतलब जब वर्ल्ड डेवलप हुआ अर्ली इयर्स में, तो क्या उस वक्त बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट था? क्या बिजनेस एग्जिस्ट करते थे? यस प्लीज बताइएगा जरा। ओके शायान, व्हाट अबाउट मरियम बेटा? बताएं जरा, क्या क्या दुनिया के शुरू से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते होंगे? नहीं सर, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। नहीं, बिजनेस शुरू से एग्जिस्ट नहीं करते होंगे दुनिया में। शुरू में अगर मैं अर्ली इयर्स की बात करूं, तो ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा कि जो इंसान खुद कुछ कर सकता है वो अपने लिए कर लेता, ठीक है ना, और जो वो नहीं कर सकता वो उसे रहने देता होगा अर्ली इयर्स में। लेकिन फिर इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सबको ये रियलाइजेशन हुई, आसपास जब लोगों की पॉपुलेशन बड़ी होगी, तादाद बड़ी होगी, तो सबको ये रियलाइजेशन हुई कि यार मैं जिस चीज में माहिर हूं, फला शख्स वो जो है वो उसमें माहिर नहीं है, वो किसी और चीज का एक्सपर्ट। और हम दोनों जिस चीज के एक्सपर्ट हैं, वो तीसरा शख्स जो थर्ड है वो उन दोनों का एक्सपर्ट नहीं है, वो किसी तीसरी चीज का एक्सपर्ट है। तो क्यों ना जिस चीज का मैं एक्सपर्ट हूं मैं उसे वो प्रोवाइड कर दूं, और जिस चीज का वो एक्सपर्ट है मैं उससे वो रिसीव कर लूं। इस तरीके से दुनिया में पहली दफा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया होगा, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। जिसे हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। तो बार्टर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट आया था कि मैं जिस चीज का माहिर हूं मैं उसे वो प्रोवाइड कर दूं, और वो जिस चीज का एक्सपर्ट है वो मुझे वो प्रोवाइड कर दे, तो हम एक दूसरे से स्वैप कर लेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस वाज द फर्स्ट एवर ट्रेडिंग। तो क्यों ये आया कॉन्सेप्ट? अगर बिजनेसेस ना हो आज, इस बात को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझाता हूं। मैं यहां बैठ के सर्विसेज दे रहा हूं, एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन आपको पता है इन एजुकेशनल सर्विसेज को देने के लिए भी मुझे बाकी तमाम बिजनेसेस पे रिलाय करना पड़ रहा है। सबसे पहले मुझे एप्पल पे रिलाय करना पड़ रहा है कि उन्होंने मुझे आईपैड बना के दिया। मुझे लेनोवो पे रिलाय करना पड़ा कि उन्होंने मुझे लैपटॉप बना के दिया। मुझे ए फॉर टेक पे रिलाय करना पड़ा कि उन्होंने मुझे ये हेडफोन्स और वेब कैम बना के दिया। और मुझे इन स्टॉर्म फाइबर पे रिलाय करना पड़ा कि उन्होंने मुझे इंटरनेट प्रोवाइड किया। और मुझे के इलेक्ट्रिक पे रिलाय करना पड़ा कि उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिसिटी दी। और बहुत एग्जांपल्स हैं, और बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पे रिलाय करना पड़ा कि उन्होंने विंडोज और ऑफिस बना के दिया। जूम पे रिलाय करना पड़ा कि जिसके थ्रू हम ऑनलाइन बैठे हैं एक दूसरे के सामने। तो देखें जरा, एक इंसान, एक बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, वो अकेला अपनी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता, इसलिए बिजनेसेस की जरूरत पड़ी। तब यहां देखिएगा गौर से, people would have to work on their own to satisfy their each and every single one, जिसे हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। अगर दुनिया भर में बिजनेसेस नहीं होते, तो हमें अपने ऊपर रिलाय करना पड़ता अपनी खुद की जरूरियात पूरी करने के लिए। दिस कैन ओनली सेटिस्फाई देयर वेरी बेसिक नीड्स। इसकी वजह से मेरी और आपकी सिर्फ बेसिक जो सर्वाइवल की चीजें थी, फूड, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर, वो पूरा हो सकता था। लेकिन उसकी वजह से एक बड़ा लो, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होता, क्योंकि लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते। क्योंकि मैं और आप अपनी तमाम जरूरियात खुद पूरी नहीं कर सकते, वी नीड टू रिलाई ऑन वन another to provide us with what we can't make. Therefore, businesses are very important in today's world.
इसलिए आज के दौर में बिजनेसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं और आप एक दूसरे पे रिलाय करते हैं, क्योंकि मैं और आप आपस में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हमें एक दूसरे पे रिलाय करना पड़ता है। इसलिए आज के दौर में बिजनेसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। यहां तक बात क्लियर होगी। हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर 1 के आखिरी टॉपिक पे। हमारे चैप्टर 1 के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं सर, जिसका नाम है एडेड वैल्यू। मरियम, मरियम एंड शायान, यस प्लीज बताइएगा, क्या ये एडेड वैल्यू पहले पढ़ा हुआ है? आर यू गाइज नोन टू दिस टर्म ऑफ एडेड वैल्यू? ओके, मरियम कैन यू नो, शायान भी कह रहे नो। वेरी अमेजिंग यार, आई एम अमेज्ड, आई एम अमेज। दोनों ने नो नो कहा, दोनों को नहीं पता, दोनों ने नहीं पढ़ा हुआ एडेड वैल्यू पहले क्या होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आएगा। बहुत आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एडेड वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे गौर से देखिएगा, बहुत आसानी से आपको एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, मिसाल के तौर पे एक एक एग्जांपल देता हूं। पहले चलो, पहले एडेड वैल्यू को वन लाइनर डिफाइन कर देता हूं। ओके, ओवर हेयर, ऑलराइट, ओवर हेयर एडेड वैल्यू वन लाइनर डिफाइन कर देता हूं। डिफरेंस बिटवीन मटीरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। ये लीजिए, ये लीजिए सर। व्हाट इज एडेड वैल्यू? एडेड वैल्यू क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। सर ये क्या है? मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। कोई भी चीज हम बेच रहे हैं तो उसके बेचने की प्राइस और उसके बनाने में जो मटेरियल लगा है उसके फर्क को हम एडेड वैल्यू कहते हैं, उसके डिफरेंस को हम एडेड वैल्यू कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगा, बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने गुलशन में, उसने गुलशन इकबाल में एक घर देखा, नॉर्मल सी कंडीशन या डिमोलिश कंडीशन में, और उसे परचेस किया 3 करोड़ रुपीस में। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन बिजनेस ने गुलशन में एक घर देखा, अ बैंगलो, अ हाउस, और उसे 3 करोड़ रुपए में उसे परचेस कर लिया। उसे परचेस करने के बाद उसे पूरा डिमोलिश किया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद वहां पर उन्होंने बनाई, लेट सपोज, एक बिल्डिंग। ओके, वहां पर उन्होंने बनाई एक बिल्डिंग, ये लीजिए, जिसके उन्होंने 3 फ्लोर निकाले और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉप्स निकाल दी। अंडरस्टैंड कीजिएगा। नाउ दैट होम, दैट बैंगलो इज नाउ कन्वर्टेड टू अ बिल्डिंग बाय दैट कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब उन्होंने ये खरीदी थी 3 करोड़ रुपीस में, 3 CR में, राइट। और इसको बनाने के लिए उन्हें मटेरियल लगाना पड़ा। जाहिर सी बात है, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो बिल्डिंग के लिए मटेरियल के लिए रेती चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, राइट।
ईंटें चाहिए, टाइल्स चाहिए, वायर चाहिए, पेंट चाहिए, एंड न्यूमरस मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल चाहिए होंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल। तो इस बिल्डिंग को बनाने में लेट सपोज उनके 3 करोड़ का मटेरियल और लग गया। अब अंडरस्टैंड करना, उनकी परचेज वैल्यू थी 3 करोड़, मटेरियल और फर्दर 3 करोड़ का लग गया, तो उनकी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई वो हो गई 6 करोड़ रुपीस की। उनकी जो मटेरियल कॉस्ट हो गई वो हो गई 6 करोड़ रुपीस की। अब उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग जो सेल की, लेट सपोज वो सेल की, पूरी बिल्डिंग उन्होंने सेल की, सर वो सेल की 15 करोड़ रुपीस की। तो आप देखो, सेलिंग प्राइस हेयर इज 15 CR, मटेरियल कॉस्ट इज 6 CR। तो बताओ क्या उनको एडेड वैल्यू हुआ? क्या उनकी एडेड वैल्यू सामने आई? एडेड वैल्यू, वैल्यू एडिशन, सर 9 CR इज द वैल्यू एडिशन। हम कहते हैं 9 करोड़ रुपीस इज द वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं एक और, तो आपको कोरिलेशन होगा कि ओके ये थी बात। क्यों इस बिल्डिंग के 15 CR देने के लिए लोग रेडी हो गए, जबकि एक्चुअली वो तो 3 करोड़ रुपए का घर था ओरिजिनली। घर ओरिजिनली 3 करोड़ रुपए का था, क्यों लोग इसके 15 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी हो गए? इसको कहते हैं एडेड वैल्यू। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल एक अज्यूम कर लेते हैं एक और। हाँ भाई, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज कि एक ठेले पर, एक ठेले पे, एक कार्ट पे हमारे पास बनाना सेलर मौजूद है जो हमें 150 रुपीस अ डजन, एक दर्जन, 150 रुपए दर्जन बनाना सेल कर रहा है। राइट, 150 रुपए दर्जन बनाना सेल कर रहा है। अब बनाना बिल्कुल बेसिक रॉ प्रोडक्ट है। एक बिजनेस ने, एक इंडिविजुअल ने क्या आइडेंटिफाई किया कि उस बनाना में, गौर से देखिएगा, उस बनाना के साथ शुगर, क्रीम और मिल्क ऐड कर दिया। उस बनाना के साथ शुगर, क्रीम और मिल्क ऐड कर दिया और उसने बना दिया बनाना शेक। राइट, उसने बना लिया बनाना शेक। अब मिसाल के तौर पे उसने जो 1 दर्जन बनाना खरीदे, ठीक है, उसने जो 1 दर्जन बनाना खरीदे, लेट सपोज उसमें उसने फर्दर 40 रुपीस की शुगर ऐड की, 300 रुपीस की क्रीम ऐड की, बल्कि 300 से ज्यादा ही होगी, क्रीम इज अ बिट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। 400 की क्रीम ऐड की एंड अराउंड उसने 300 का मिल्क ऐड किया। अब आप गौर से देखें, इन सारी, इन चारों चीजों की जो कॉस्ट मिलाकर आ रही है, अगर मैं शुगर को भी राउंड अराउंड इधर 50 कर दूं तो हमारे पास डॉट वैल्यू आ जाएगी ओवर है। ये देखें, 50 की शुगर, 150 के बनाना, 400 की क्रीम, 300 का मिल्क। तो सर इन सारी चीजों को मिलाकर ये हमें पड़ रही है 900 रुपीस की मटीरियल कॉस्ट। ये हमें पड़ रही है 900 रुपीस की मटीरियल कॉस्ट। और उसकी मदद, इन सब को मिलाकर उसने, लेट सपोज 6 ग्लासेस ऑफ बनाना शेक बना लिए, ईच ऑफ 250 रुपीस।
इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस है इन 6 ग्लासेस की 1500 रुपीज। तो अब आप देखें, 900 रुपीज की कॉस्ट का मटेरियल लगा है, लेकिन उसने उन्हें जब अलग अलग प्रोडक्ट थे, अलग अलग रॉ मटेरियल्स थे, तो वो 900 के पड़ रहे थे। जब उसने उन्हें कंबाइन किया, एक फिनिश प्रोडक्ट में लेकर आया, तो उनकी सेलिंग प्राइस 1500 तक हो गई। इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। कि कोई 3 करोड़ के घर के 15 करोड़ देने के लिए क्यों रेडी है? क्योंकि सर, पहले वो डिमोलिश कंडीशन में घर मौजूद था, वो घर शायद किसी के काम का था। उस घर को खरीद कर उसमें इस तरीके से वैल्यू एडिशन की गई कि जो कस्टमर हैं, दे वर विलिंग टू पे मोर। बनाना 150 रुपीज डजन अवेलेबल है, शुगर 50 रुपीज की अवेलेबल है, क्रीम 400 की अवेलेबल है, मिल्क 300 का अवेलेबल है। लेकिन जब इनको मिलाकर बनाना शेक बनाकर प्रेजेंट किया जाए, तो वो 1500 रुपीज में सेल होंगे 6 ग्लासेस। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन को सिर्फ हम यही नहीं बोलते, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को यही नहीं कहते, एडेड वैल्यू को, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, सिर्फ यही नहीं कहते। इसकी एक और डिस्क्रिप्शन भी है। वो क्या है? वो आपके सामने लिख रहा हूं। एडेड वैल्यू इज द अप्रोच। देखो, ये बिजनेस की अप्रोच है। ये बिजनेस की क्या है? अप्रोच है। एडेड वैल्यू इज द अप्रोच वेयर अ बिजनेस where a business adds features to the product so that customers are willing to pay more। ये है एक्चुअली एडेड वैल्यू की डिस्क्रिप्शन, कि ये एक ऐसी अप्रोच है जहां बिजनेस प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स ऐड कर देता है कि जिसकी वजह से कस्टमर ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एडेड वैल्यू। मुझे बताओ, क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या अब बात समझ आ गई कि एडेड वैल्यू क्या होता है? यस प्लीज, मरियम एंड शायान, बताएं जरा गाइस, क्या यहां तक एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया? परफेक्ट, परफेक्ट, दोनों को ये बात समझ आ गई। परफेक्ट। अब मेरा आपसे, अच्छा, एडेड वैल्यू को एक और एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये एक पेन है, राइट? अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये एक बॉल पेन है, मार्केट से शायद 20 रुपीज का मिलता है, 20 रुपए का या 30 रुपए का मिलता होगा। मेरे ख्याल से 20 रुपए का मिलता होगा, 20 30 जो भी, एक मसला नहीं है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मुझसे एक बिजनेस ने इसके 100 रुपए मांग लिए, 100 रुपीज मांग लिए। आप बताएं, क्या मैं पे करने को रेडी होऊंगा 100 रुपीज इसके? या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इसके 100 रुपीज पे करने के लिए रेडी होंगे? आप दोनों बताएं, वुड यू गाइस बी विलिंग टू पे 100 रुपीज? ऑब्वियसली नॉट। बिल्कुल, बहुत ऑब्वियस जवाब था, नो सर, नॉट एट ऑल। पता है रीजन बीइंग, रीजन क्यों? क्योंकि मुझे या आपको इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर ऐड हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा कि हम इसके 100 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, हाँ, अगर ये रेड है, इसमें 2 3 और ऐड कर दो, मतलब मैं एक दबाऊं तो ये रेड हो जाए, फिर मैं दूसरा दबाऊं तो ये ब्लू हो जाए, फिर मैं तीसरा दबाऊं तो ये ग्रीन हो जाए, और मैं चौथा दबाऊं तो ये ब्लैक हो जाए, और उसके बाद, इसके बाद इस पेन के कोई 200 रुपए भी मांग रहा होगा, मैं और आप पे करेंगे। इज दैट राइट? इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन।
इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। कि जब आप प्रोडक्ट में ऐसे फीचर ऐड कर देते हो कि कस्टमर आपसे आप कस्टमर से ज्यादा पैसे निकलवा लो, या कस्टमर आपको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएं, तो उसे कहते हैं हम एडेड वैल्यू। आप देखें एडेड वैल्यू की कितनी जबरदस्त एग्जाम्पल, इतनी लाजवाब एग्जाम्पल हमें ऑटोमोबाइल में भी मिलती है और हमें सेल फोन इंडस्ट्री में भी मिलती है। ऑटोमोबाइल में गाड़ी का एक आता है बेसिक वर्जन, उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते, जिस वो सादी गाड़ी होती है। जैसे ऑल्टो में आता है बेसिक वर्जन, उसमें मैनुअल स्टीयरिंग पावर नहीं है, मैनुअल है। गाड़ी के गियर शिफ्टिंग मैनुअल है। वो वो लगे हुए लट्टू लगे हुए शीशा उतारने और चढ़ाने के लिए। हैंड पावर वो ऑटो वो भी नहीं है, साइड मिरर्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है। गाड़ी में फाइबर प्लस प्लास्टिक यूज किया हुआ है। वो गाड़ी कंपनी बोलती है कि यार आप हमसे 28 लाख रुपए की ले लो, ठीक है ना। फिर कंपनी कहती है अच्छा अगर आपको थोड़े से शशके और चाहिए तो देखो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हम आपको साइड मिरर्स पावर कर देंगे और गाड़ी में प्लास्टिक हटा के पूरा फाइबर कर देंगे। यार आप उसके 31 लाख रुपए दे देना। 3 लाख रुपए कस्टमर की जेब से और निकलवा लिए थोड़े से फीचर ऐड करके। और एग्जाम्पल और इसी में कंटिन्यूएशन, फिर कंपनी कहती है अच्छा और शशके चाहिए तो एक काम करते हैं, वो जो स्टेयरिंग है उसे भी पावर कर देते हैं, और जो ट्रांसमिशन है उसे भी पावर कर देते हैं, और इसमें एसी भी डाल देते हैं। एक काम करना, आप इस गाड़ी के 38 लाख रुपए दे देना। 7 लाख रुपए और निकलवा लिए जेब से। क्लाइंट रेडी है क्योंकि उसको फीचर ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। सेलफोन इंडस्ट्री, इसमें सेलफोन इंडस्ट्री में क्या होता है, हाँ भाई एप्पल दो दो कैमरे देगा तो पैसे कम होंगे, इसमें एक और कैमरा ऐड कर देगा पैसे बढ़ा देगा, और मैं और आप पैसे देने के लिए रेडी बैठे हुए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेड वैल्यू। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल, पूरे एडेड वैल्यू को ये कवर करेगा और आगे आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है। 3 करोड़ रुपए का घर खरीदा, 3 करोड़ रुपए मटेरियल पे लगाए और बेच दिया 15 करोड़ का, तो एडेड वैल्यू है 9 करोड़ रुपीज। इज द प्रॉफिट ऑल्सो 9 करोड़ रुपीज? इज द प्रॉफिट ऑल्सो 9 करोड़ रुपीज? Can we say that profit was also 9 crore rupees? Yes, please. Mariam, Shayan, can we say profit was also 9 crore rupees in this case? Yes, please. बताइएगा. Can we say profit was also 9 crore rupees in this case? 6 करोड़ रुपए का उनको मटेरियल लगा, 3 करोड़ का घर, 3 करोड़ के मटेरियल फर्दर लगा, और उन्होंने वो 15 करोड़ में बेच दिया, तो एडेड वैल्यू तो 9 करोड़ हुआ। क्या प्रॉफिट भी 9 करोड़ रुपीज है? ओके। अब मरियम इज सेइंग नो आई डोंट नो, आई नो आई थिंक, नो आई डोंट थिंक सो। ओके, शायन कह रहे नॉट एट ऑल सर, नो नो नॉट एट ऑल। ओके, व्हाई इज दैट सो? क्यों क्यों शायन, क्यों आपको लगता है? आपने बहुत क्लियरली बोला, अरे बहुत वोकल होके बोला नॉट एट ऑल, व्हाई इज दैट सो? मरियम का कहना यह था कि नो आई डोंट थिंक सो, मतलब वो अभी वो श्योरिटी नहीं है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है। आपने बहुत ओके, शायन का जवाब आ गया। शायन इज सेइंग, शायन इज सेइंग बिकॉज अदर कॉस्ट। परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। क्योंकि याद रखिएगा यहां तक अभी सिर्फ मटेरियल कॉस्ट काउंट हुई है। अरे भाई घर बनाने वाले मजदूर भी तो होंगे, उनकी लेबर की तनख्वाह, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कभी थोड़ा सा पानी कभी पानी चाहिए होगा, कभी किसी गवर्नमेंट बॉडी को टैक्स देना पड़ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे, घर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बिजली भी तो यूज करेंगे, वो सारी कॉस्ट तो सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ होगा, चौकीदार जिसे हम कहते हैं वो रखा हुआ होगा, वो तो काउंट ही नहीं किया अभी तक। घर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी तो लगाए हुए होंगे, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, पैसे दिए होंगे, अखबार में पैसे दिए होंगे, फेसबुक पे पेड एडवर्टाइजमेंट होगा, सोशल मीडिया पे OLX पे क्लासिफाइड एड लगा होगा, वो सारे खर्चे भी तो हैं। तो अब आप देखें
मैं आपके सामने एडेड वैल्यू को पूरा ए टू जी पढ़ने जा रहा हूं। आपको पूरा समझ आ जाएगा कि व्हाट इज एडेड वैल्यू। ये आपके पहले चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट है। एवरी बिजनेस वांट्स टू ऐड वैल्यू। दुनिया का हर बिजनेस वैल्यू एडिशन चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसे निकाल लें। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि कस्टमर कम पैसे दे। हर बिजनेस ये चाहेगा कि कस्टमर की जेब खाली कर दो। It is the difference between the price and material cost of a product. ये भी पढ़ा दिया आप लोगों को। If the price when selling a pen is $3 and it costs $1 in material, the value added would be $2. However, this does not take into account overheads and taxes. देखें, बिजनेस के और भी कॉस्ट होंगी जो अभी तक बिजनेस ने काउंट ही नहीं की, कंसिडर ही नहीं की। तो याद रखिएगा, ये अभी तक काउंट नहीं हुई हुई। एडेड वैल्यू कुड बी इंक्रीज बाय वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स सो दैट दे बिकम मोर एक्सपेंसिव फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। उनकी क्वालिटी पे, उनके डिस्प्ले पे, उनकी फील पे, उनकी वाइब पे, एटमॉस्फेयर पे काम किया जाता है, तब जाके उसे महंगा बेचा जा सकता है। आप मुझे एक बात बताएं ना, बहुत सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत बेसिक सा सवाल पूछने जा रहा हूं, सिंपल सा। अगर मैं एक रोड साइड बिजनेस के पास चले जाऊं गोलगप्पे खाने के लिए, हाँ, भूख तो नहीं लग गई? मरियम, शायान, गोलगप्पों से भूख तो नहीं लगी बेटा? हाँ, ओके। अगर मैं रोड साइड एक गोलगप्पे वाले के पास चले जाऊं, जिसे हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रीट फूड कहते हैं, तो मुझे वो गोलगप्पे की प्लेट देगा 150 रुपए की शायद, या 180, या चलो 200 रुपए की, है ना? अगर वो मुझसे कहेगा ना सर ये 400 रुपए की है, तो मैं कहूंगा दिमाग ठीक है आपका, नहीं खाऊंगा मैं वहां पे, 400 रुपए की नहीं खाऊंगा। अब अंडरस्टैंड करना, यही गोलगप्पे की प्लेट अगर मैं किसी डिफेंस क्लिफ्टन साइड के इलीट कैफे पे जाके उनके बोलूं कि गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे की सर्विस दें मुझे, तो वहां गोलगप्पे भी कम होंगे और प्राइस भी 400, 500, 600 रुपए होगी। गोलगप्पे भी छोटे होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, उन्होंने एम्बियंस ऐसा बनाया होगा कि वो मेरी जेब से ज्यादा पैसे निकलवा लेंगे। तो याद रखिएगा, एडेड वैल्यू पे काम, एडेड वैल्यू तब बढ़ाई जा सकती है, वैल्यू एडिशन तब बढ़ाई जा सकती है जब आप प्रोडक्ट पे काम करो, उसकी प्रीमियम फीलिंग पे काम करो, उसकी वाइब पे काम करो। वन इजी एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ मोबाइल फोन विद अ कैमरा would sell for much more than one without it. जाहिर सी बात है, जिस सेलफोन में कैमरा होगा उसकी प्राइस ज्यादा होगी, जिसमें कैमरा नहीं होगा उसकी प्राइस कम होगी। हालांकि आगे पॉइंट लिखा हुआ भी है, ऑफ कोर्स बिजनेस विल नीड टू पे फॉर द एक्स्ट्रा कैमरा, बट एज लॉन्ग एज प्राइजेस राइज मोर देन कॉस्ट यू गेट मोर प्रॉफिट की जगह इट शुड बी वैल्यू एडेड। एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड कर रहे हैं हम सेल फोन में, तो एक्स्ट्रा कैमरा कोई दरख्त पे तो नहीं लगा हुआ था ना कि तोड़ के लगा लिया। खरीदना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, यस बढ़ जाएगी, लेकिन वो सेलिंग प्राइस को उससे कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। तो एडेड वैल्यू इज नॉट सेम एज प्रॉफिट, एज वन नीड टू पे फॉर वेजेस एंड अदर कॉस्ट। अब बताएं मुझे, क्या एडेड वैल्यू पूरा समझ आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताएं गाइस, यस प्लीज बताइए। क्लियर है यहां तक? मरियम क्लियर, ओके, शायन क्लियर। अच्छा, अब बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक और आखिरी सवाल आज की क्लास का हमारी। मुझे इस मुझे इस पेन की वैल्यू एडिशन करके बताएं, कैसे कर सकते हैं हम इसमें, पेन में क्या क्या ऐसा करें कि इसकी वैल्यू एडिशन हो जाए? हम इस पेन के साथ ऐसा क्या करें
कि इसकी वैल्यू एडिशन हो जाए। ये पॉइंटर है, पेन है, व्हाटसोएवर, हम इसके साथ ऐसे क्या करें गाइस कि इसकी वैल्यू एडिशन हो जाए। मैं आपको हायर कर रहा हूं इस चीज के लिए। मैंने आपको हायर किया कि यार ये 50 रुपए का सेल होता है आम तौर पे, और इसको 100 रुपीज का सेल करके दो मुझे, 100 रुपए का बेचो ये 100 रुपए का बिकना चाहिए। अब आप बताएं इसमें क्या ऐसा करें हम। हाउ कैन वैल्यू एडिशन बी इंक्रीज? ओके, वेरी गुड। फैंसी कैप, ओके परफेक्ट, जबरदस्त, क्या बात है। फैंसी कैप ऐड कर दें, परफेक्ट। और इसके अलावा, और इसके अलावा शायान कह रहा है मोर फीचर। शायद मोर फीचर से मुराद, वो मोर फीचर तो बहुत जनरलाइज हो गया ना बेटा, थोड़ा सा एक्सप्रेस करें इसे। व्हाट डू वी मीन बाय मोर फीचर्स? और क्या कर सकते हैं हम इसमें, कैसे 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 करें? स्टिकर्स ऑन पेन, पेन पे स्टिकर्स ऐड कर दें। आई मीन मेरे जैसा मेमन और फाइनेंस का बंदा अकाउंटेंट, मेरा जैसा मेमन फाइनेंस का बंदा अकाउंटेंट, वो बोलेगा यार पेन पेन मुझे इस्तेमाल करना है कि मुझे इस मतलब क्या व्हाई व्हाट वुड दैट डू? ट्रेंडी स्टिकर्स, ओके ठीक है, चलो आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल एक्सेप्ट, आई एम नॉट डिनाइंग द आंसर्स। ओके, एक बात याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, वैल्यू एडिशन दो तरीके से हो सकती है। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू एडिशन दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है, ये देखें, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस वाइल कीपिंग मटेरियल कॉस्ट सेम, कि या तो आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो और मटेरियल कॉस्ट अपनी सेम रखो, तो वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगी। दूसरा है डिक्रीज द मटेरियल कॉस्ट वाइल कीपिंग द प्राइस सेम। अच्छा, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। मैं चाहूं तो, भाई आपने बोला ना फैंसी कैप, मरियम आपने कहा फैंसी कैप, स्टिकर्स ऑन पेन, मैं चाहूं तो इसमें और इससे भी प्लेन कैप यूज कर लूं, तो मैंने अपनी कॉस्ट कम कर ली, लेकिन बेच में उसी प्राइस में ना हूं, तो मेरी एडेड वैल्यू तो बढ़ गई, वैल्यू एडिशन। लेकिन पता है दोनों में एक प्रॉब्लम है, अगर मैं सेम ही चीज रखते हुए सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं और इसमें कोई चीज ऐड ऑन नहीं करूं, तो कस्टमर कहेगा मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इसके एक्स्ट्रा पैसे दूं, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी मटेरियल कॉस्ट कम कर दूं, इसमें क्वालिटी को कम कर दूं, प्लेन प्रोडक्ट यूज करूं, और उसके बाद भी सेम प्राइस चार्ज करूं, तो कस्टमर फिर कहेगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि उसके हल्के प्रोडक्ट के मैं वही पैसे दूं पिछले वाले। तो एक बात याद रखिएगा, बज़ाहिर वैल्यू एडिशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एडिंग वैल्यू इज नॉट इजी एट ऑल। इफ इट वॉज, एवरी बिजनेस वुड बी वेरी सक्सेसफुल। ये इतना आसान नहीं है वैल्यू एडिशन करना जितना बज़ाहिर लगता है। अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया का हर बिजनेस वैल्यू एडिशन कर लेता बेटा। अब बताएं मुझे, क्या एडेड वैल्यू पूरा समझ आ गया? क्या एडेड वैल्यू क्लियर हो गया गाइस?